अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मुस्लिमों में और पारसियों में समाज सुधार। अगर मुस्लिमों के समाज सुधार की हम लोग बात करें तो मुस्लिम समाज सुधार के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का ये मानना था कि 1857 की क्रांति जो हुई है उसमें उसके बाद अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा जो है उसके लिए जिम्मेदार माना था मुसलमानों को। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों से यह अपील करी कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग होकर अंग्रेजों का समर्थन करें। ये सर सैयद अहमद खान की आइडियोलॉजी थी, ये उनकी विचारधारा थी। सर सैयद अहमद खान का ये कहना था कि जो मुस्लिम हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, इसीलिए उनको अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए और अंग्रेजों की चाकरी करना चाहिए। सर सैयद अहमद खान की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की कब? 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की सर सैयद अहमद खान ने। और इन्होंने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला अलीगढ़ में, ठीक है। और जहां पे जो है उन्होंने अंग्रेजी ग्रंथों को, क्योंकि अंग्रेजों से प्रभावित थे, अंग्रेजी ग्रंथों को उर्दू भाषा में, अंग्रेजी ग्रंथों को उर्दू भाषा में ट्रांसलेट करके या अनुवाद करके मुसलमानों को समझाने की कोशिश की कि तुम अपने अंदर जो दृष्टिकोण है वो कैसा लेकर आओ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर आओ। अब जो ये इन्होंने कॉलेज खोला, ये कॉलेज जो है इसमें दोनों चीजें सिखाई जाती थी। एक तो इसमें उर्दू भाषा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा भी सिखाई जाती थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी अंग्रेजों की। और ये जो आपका अलीगढ़ इनका कॉलेज था वो गढ़ बन गया था किसका? शिक्षा का, पाश्चात्य शिक्षा का। और इसमें इनका समर्थन किया था इन लोगों ने नज़ीर अहमद, चिराग अली और अल्ताफ हुसैन हाली। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, वो कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो सर सैयद अहमद खान ने बनाया था उसके नेता और कौन कौन थे? तो अल्ताफ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद और चिराग अली। आगे हम लोग बात करें, सर सैयद अहमद खान ने अपनी विचारधारा मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी 1871 से लेकर 1897 के बीच में। उसे हम कहते हैं तहजीब अल अखलाक। तहजीब अल अखलाक, तहजीब उल अखलाक जो थी वो पत्रिका थी किसकी? सर सैयद अहमद खान की, जिसके थ्रू वो अपनी विचारधारा मुसलमानों तक पहुंचाते थे। अब क्या हुआ? 1885 में कांग्रेस का गठन हो गया। जब 1885 में कांग्रेस का गठन हो गया तो सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के गठन का पुरजोर क्या करा? विरोध किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम किसके समर्थन में जाएं? मुस्लिम समर्थन में जाएं अंग्रेजों के। तो इसीलिए जब कांग्रेस का उन्होंने विरोध किया तो इसीलिए 1887 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदेन एजुकेशन कांग्रेस, मोहम्मदेन एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की, जो कि कांग्रेस के मुसलमानों को कांग्रेस की सदस्यता लेने से रोकना था। इसके बाद भी कोई काम नहीं बना तो 1888 में इन्होंने एक और एसोसिएशन या संस्था बनाई जिसका नाम था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो इन्होंने बनाई थी 1888 में। इस एसोसिएशन को जिन्होंने इसीलिए ही बनाया था ताकि कम से कम मुसलमान कांग्रेस में जाकर जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान उनकी संस्था से आकर जुड़ें। और इन्हीं का ये कहना था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। वही बात है कि उनका यही प्रयास था कि आप किसकी चाकरी करो? आप चाकरी करो केवल अंग्रेजों की, ना कि कांग्रेस की। उसके बाद इन्होंने कुरान पर टीका लिखा। उन्होंने कुरान पर क्या लिखा? कुरान पर टीका लिखा। और उन्होंने कुरान के अध्ययन पर
बल भी दिया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जोड़ना चाहते थे वो मुस्लिम पढ़ाई के साथ। सर सैयद अहमद खान की जो विचारधारा थी, इस विचारधारा का पुरजोर विरोध किया है देवबंदियों ने। देवबंदियों का यह सोचना था, यह मानना था कि जो मुस्लिम ग्रंथ हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जो जैसे हैं उन्हें वैसा ही रहने देना चाहिए, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की आवश्यकता नहीं है। तो देवबंदियों ने पुरजोर विरोध करा था सर सैयद अहमद खान का। तो जब देवबंदी सर सैयद अहमद खान का विरोध करेंगे तो वो हमेशा किसका समर्थन करेंगे? कांग्रेस का समर्थन करेंगे। कौन? देवबंदी। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। तो याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान कभी भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक नहीं थे। देवबंदी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। अगर देवबंदियों की बात करें तो इनकी स्थापना या इनकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है। इनके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम नौनातवी, मोहम्मद कासिम नौनातवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1867 में कुरान और हदीस की शिक्षाओं के साथ विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से देवबंदी आंदोलन प्रारंभ किया। तो देवबंदी आंदोलन अगर आपसे पूछ ले किस किसने प्रारंभ किया है? मोहम्मद कासिम नौनातवी और राशिद अहमद गंगोही ने। राशिद अहमद गंगोही ने जो है शुरू करा है देवबंदी आंदोलन। और इस जो संस्था थी देवबंदी आंदोलन को, इस संस्था को राजनीतिक तथा बौद्धिक रंग देने का प्रयास किया था महमूद अल हसन। ये है महमूद अल हसन। कौन है ये? महमूद अल हसन जी ने जो है इसको, इस संस्था को धार्मिक विचारधारा देने का रंग दिया था। याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, और मौलाना अबुल कलाम आजाद, दोनों ही देवबंदी आंदोलन से जुड़े हुए थे। दोनों ही किस आंदोलन से जुड़े थे? देवबंदी आंदोलन से जुड़े थे। तो सर सैयद अहमद खान की जो आपकी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन थी और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा, इन सभी का विरोध किया है किसने? देवबंदियों ने। और देवबंदियों ने समर्थन किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। देवबंदियों के बाद अगर हम लोग देखते हैं अहमदिया आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अहमदिया आंदोलन देखते हैं। और ये जो अहमदिया आंदोलन था इसके प्रवर्तक थे मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन किसने शुरू करा था? मिर्जा गुलाम अहमद ने इसको शुरू किया था। पंजाब के गुरदासपुर से, पंजाब के गुरदासपुर से, इतना याद रखिएगा, पंजाब के गुरदासपुर से जो है इन्होंने इस आंदोलन को शुरुआत किया था। और इन्होंने जो है एक पुस्तक प्रकाशित की थी 1880 में, वो भी एग्जाम में एक आध बार पूछी गई है, उसको आप लोग याद रखिएगा। उसे कहते हैं बहरीन अहमदिया। ये किताब है बहरीन अहमदिया। 1880 में मिर्जा गुलाम अहमद की किताब है बहरीन अहमदिया। याद रखिएगा 1880 में लिखी गई किताब है बहरीन अहमदिया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फराजी आंदोलन, मुस्लिम फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1838 में। फराजी आंदोलन का प्रारंभ हुआ है 1838 में। इसे बंगाल के फरीदपुर इसको शुरू किया गया है। और ये लोग सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तन महाती थे। इसके अन्य नेता थे दादू मियाँ। याद रखिएगा, नेताओं के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दादू मियाँ तथा नया मियाँ। याद रखिएगा, दादू मियाँ और नया मियाँ ये दोनों संबंधित हैं फराजी आंदोलन से। और फराजी आंदोलन की शुरुआत हुई है 1838 में। फराजी आंदोलन की शुरू हुई है बंगाल से शुरुआत हुई है। कहाँ से शुरू होती है? बंगाल से शुरुआत हुआ है फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन के बाद अगर हम लोग बात करते हैं वहाबी आंदोलन, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझना पड़ेगा, बैकग्राउंड, कि वहाबी आखिर है क्या और वहाबिज्म है क्या। वहाबी आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के द्वारा की गई। इसका एब नहीं है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के द्वारा शुरू करी गई। और इनका जन्म जो है वो 1703 सऊदी अरब की राजधानी रियाद से 70 किलोमीटर की दूरी पर नजद नामक स्थान पर हुआ था। इनके अनुसार मुस्लिम शुद्ध धर्म से भटक रहे थे।
इनका ये मानना है कि जो शरीयत है और जो मुसलमान है उनमें जो है बहुत ज़्यादा अशुद्धता आ गई है, जिसे हमें ठीक करना है। और इसी आंदोलन को कहा गया वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन की अगर हम बात करें तो किताबुत तौहीद, किताब ए तौहीद में इसने अब्दुल वहाब ने अपनी विचारधारा किताब अल तौहीद में लिखी है। अब्दुल वहाब ने अपनी विचारधारा लिखी है किताब ए तौहीद में। किताब ए तौहीद में इन्होंने अपनी विचारधारा लिखी है और ये कट्टर इस्लाम को मानने वाला था अब्दुल वहाब। अब देखिए इसने करा क्या अब्दुल वहाब ने। 1764 में मोहम्मद बिन अल साउद, ये सऊदी अरब का पहला प्रिंस है मोहम्मद बिन अल साउद, इसके साथ अब्दुल वहाब ने एक समझौता किया। बोले भाई ऐसा है कि साउद तुम राजा बन जाना, लेकिन धार्मिक जितनी गतिविधियां हैं सऊदी अरब में वो मैं देखूंगा और मेरी पीढ़ियां देखेंगी। अब्दुल वहाब, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। लेकिन समझौते के तहत जब समझौता हुआ तो उस समय यहां पर ओटोमान अंपायर हुआ करता था। कौन सा साम्राज्य हुआ करता था? ओटोमान साम्राज्य हुआ करता था। और इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया? समझौता कर लिया। जब ये समझौता हो गया तो ओटोमान अंपायर खत्म हो गया। धीरे से ओटोमान अंपायर क्या हो गया? खत्म हो गया। और 1932 में सऊदी अरब का निर्माण हुआ। तेल का भारी उत्पाद था, भाई तेल का तो भारी उत्पादन होता ही है, और तेल से पैसा कमाया और विश्व के दूसरे हिस्सों में भी अब्दुल वहाब की कट्टर विचारधारा को फैलाया गया। अब आज इसका जो मार है वो हम सब लोग झेल रहे हैं। ISIS, बोको हराम, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब वहाबी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। ये सभी लोग जो हैं वो वहाबी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। और ये माना जाता है कि ओसामा बिन लादेन भी कहीं ना कहीं इसी विचारधारा से प्रभावित था। हालांकि उसके ऊपर सईद खुद एक इजिप्ट के राइटर थे जिनको कर्नल नासर ने जेल में बंद करा दिया था, उसका भी प्रभाव था उसके ऊपर। लेकिन ये जो सारे आतंकी संगठन हैं, ये सब जो देन है वो अब्दुल वहाब की देन है। वहाबिज्म, अगर भारत में वहाबिज्म की बात करें तो भारत में बहुत ज्यादा वहाबिज्म चला नहीं। भारत में रायबरेली के रहने वाले सैयद अहमद बरेलवी ने वहाबी आंदोलन को शुरू किया। और हुआ क्या कि थोड़े समय के साथ सिक्कों और अंग्रेजों के साथ बालाकोट के युद्ध में इनकी हत्या कर दी गई। सिक्कों और अंग्रेजों की जो कंबाइंड सेना थी वो बालाकोट के युद्ध में इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तो वहां से ये भारत में जो है ये मूवमेंट क्या हो गया? शांत हो गया, वहाबिज्म। अगर हम लोग बात करें पारसियों की, तो पारसियों में हमें याद रखनी है रहनुमाई मजदा यासान सभा। एक ही सभा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रहनुमाई मजदा यासान सभा, पारसी धर्म से संबंधित है। अगर हम इसकी बात करें तो इस सभा को बनाने वाले थे नरोजी फुरदोंजी, दादा भाई नारोजी, SS बंगाली, RK कामा और बहराम जी मालाबारी। इस सभा के क्या थे? इस सभा में जुड़े हुए लोग थे। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन इस सभा से जुड़े हुए थे या कौन नहीं थे। और पारसी विचारधारा के लिए राष्ट्रगोप्तर एक पत्रिका भी चलाई गई थी दादा भाई दरोजी के द्वारा, जो कि इस सभा के क्या थे? मेंबर थे, राष्ट्रगोप्तर। तो इतना आप लोग याद रखिएगा पारसियों में। आई एम होपफुल कि मुस्लिमों में और पारसियों में समाज सुधार आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।